आज हम ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिटेल में करने वाले हैं, राइट। ऑर्गेनिक में टोटल आपके पास में वैसे कहने को 5 चैप्टर्स हैं, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, उसके बाद में आपके आ जाता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। थर्ड आ जाता है आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ आ जाता है आपके पास एमीन्स। एक और है जो उसका नाम है बायोमोलिक्यूल, वो भी किस में काउंट होता है, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काउंट होगा। इज इट क्लियर? हम इन पांचों को लगभग आप यूं समझ लो एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट बुक के बाद में सेकंड बुक में यही 5 चैप्टर आने वाले हैं और यही 5 चैप्टर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री रहेगी एंड देन सिलेबस ओवर हो जाएगा, राइट। अभी अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करूं आपके पास। सबसे पहले इस चैप्टर में हम करने के वाले हैं, तो देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं। जैसे अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में भी बताया था और स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब कोई दिमाग में तो आता है ना कि क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है पढ़ने की, ये होते कहाँ है। तो हमने कहा था हीमोग्लोबिन में हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक उसी तरह से हम पहले तो बात करेंगे हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ होते हैं। फिर हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, क्या होते हैं ये, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। हेलो कंपाउंड्स बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं और इनके अंदर कार्बन का नेचर कैसा होता है, C और X बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। सबसे पहले बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आपकी लाइफ में, आपके नेचर में हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नोन एज ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। नाम क्या है इसका, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये एक तरह का क्या है आपका, एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाला कंपाउंड है। फायर एक्सटिंग्विशर जानते हो, फायर एक्सटिंग्विशर में जो कंपाउंड यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये प्रेजेंट होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। उसके अलावा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना। DDT नाम सुना हुआ है कभी? देखो क्या है यहाँ पे, डाई डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल, D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डाइफेनिल, T फॉर ट्राइक्लोरो और लास्ट में कहा जाता है मीथेन। इसकी स्ट्रक्चर हमको पढ़नी है, मेरे ख्याल से ये दे रखी है, ये दे रखी है ना। यहाँ पे Cl है, यहाँ पर भी कौन है, Cl है। देख समझना, ये कौन है, एक कार्बन है, ये भी क्या है, दूसरा कार्बन है। तो 2 कार्बन होने की वजह से लॉन्ग कार्बन चेन कितने की हो गई, 2 की। तो ये हो गया एथ, क्या हो गया, एथ। 1 2 3, ये तो ट्राइक्लोरो है। अब इधर देखना, आपको याद होगा बेंजीन रिंग जो होती है, देखो कुछ कुछ चीजें ऑर्गेनिक की आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। बेंजीन रिंग में से जब भी एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम उसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। ऐसे दिखाता है इसको, जनरली हम C6H5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C6H5 से। इसको किससे डिनोट करते हैं, C6H6 से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल। क्या वर्ड बोलते हैं इसको, फेनिल यूज करते हैं। आप भाई यही बात समझ में, ये एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है कहीं ना कहीं, एज अ सब्सटीट्यूएंट। अभी याद करो अपन ने कल परसों ट्राइफेनिल फॉस्फीन पढ़ा था, वहां पर भी मैंने क्या कहा था, P के साथ में बेंजीन रिंग लगती है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। ये क्या लग रही है, बेंजीन रिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफेनिल। कितनी है टोटल, 3, तो ट्राइफेनिल। अभी पॉइंट क्या है हमारा, समझने का पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपके पास में कितने फेनिल्स है, 1 and 2। हाउ मेनी फेनिल्स आर देयर, 2। दोनों फेनिल्स के ऊपर कौन लगा हुआ है, Cl। तो कितने Cl से, 2। तो पहले आएगा डाइक्लोरो इस वाले के लिए, उसी में ही फेनिल कितने हैं, 2, डाइफेनिल। इधर कितने Cl है, ट्राइक्लोरो, और कार्बन कितने हैं, तो क्या लग जाएगा, एथेन, इथेन। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आगे हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गोइटर डिजीज, पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। और आयोडीन कौन है, एक तरह का हेलोजन, और हेलोजन के कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में जो डिजीज हो रही है उसमें से एक कौन सी है, आपकी गोइटर डिजीज है, जो कि आयोडीन के लिए डेफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। मलेरिया जो है, मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है क्लोरोक्विन। ये सब बुक के टॉपिक्स हैं, ये सारे बुक में लिखे हुए फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज मतलब चैप्टर के फ्रंट पेज पे जहाँ गौर से देखो
ये आपको लाइंस मिलेगी, और ये हम कोई नहीं पढ़ते, कोई नहीं देखते, और बहुत कम केस में हमें याद रहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। कल को अगर आप नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो तब भी आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोरोक्विन, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विच हैलोजन कंपाउंड इज यूज, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। हैलोथेन इज ऑल्सो कंपाउंड, ये भी बुक में दे रखा है, इज यूज्ड इन एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक समझते हो, एनेस्थीसिया होता है जिसमें किसी इंसान को बेहोश किया जाता है बिफोर द ऑपरेशन एंड ऑल। ऑपरेशन करने से पहले उस इंसान को बेहोश करना एनेस्थीसिया, और उस एनेस्थीसिया में यूज किसका होता था, एलोथेन का। आजकल कुछ और थोड़े सेफर एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस का यूज होता है कि ताकि क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहले इनका ज़्यादा अमाउंट अगर चला जाए तो इंसान कई बार बेहोश लंबे टाइम तक हो जाता था, और कई बार तो इतना हैवी डोज हो जाता था कि मर तक जाता था। तो मतलब हमने उसको बेहोश तो किया था ऑपरेशन करने के लिए, पर वो ऐसे ही चला गया, दुनिया छोड़ गया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया पर उसकी जर्नी अनसक्सेसफुल रह गई। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म का यूज होता था, तुम्हें पता हो तो। क्लोरोफॉर्म भी एक ऐसा एनेस्थेटिक यूज होता है। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला क्या होती है, CHCl3। याद रखना, ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना, काम आएगा। क्लोरोफॉर्म का यूज होता था कहाँ पे, एनेस्थीसिया की तरह। पर दिक्कत क्या थी, क्लोरोफॉर्म का एक्सेस यूज होने से इंसान मर तक सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को जब एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक नई चीज बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या मैंने इसके बारे में बात की थी एक बार, जब मैंने फॉस्फीन की बात की थी तब मैंने कहा था उससे मिलता जुलता एक वर्ड है फॉस्जीन, COCl2 उसका फॉर्मूला है। ये सब याद करना, ये मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब काम की चीजें हैं और ये आएंगी। अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और स्पेशली आपको उसको मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये एग्जाम में आने वाला या क्वेश्चन है। तो ये फॉस्जीन क्वेश्चन आता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज नॉट स्टोर्ड। ये अभी नहीं लिखना है, मैं सब नोट्स लिखाऊंगा, ये सब चीजें बाद की है, ये लास्ट पेज की चीज है, लास्ट पेज में आएगी। बट मैं आपको पहले से होता ना कि एक बार के लिए आपको यूज टू कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए, तो वो चीजें बिठा रहा हूँ। अभी तो टॉपिक आना है, कहाँ से शुरू होगा क्या होगा, अभी तो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो ये फॉस्जीन क्या आता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज नॉट स्टोर्ड इन अ लाइट, मतलब डार्क रूम की बात कर रहे थे, तो डार्क रूम नहीं करके लाइट रूम जिसमें लाइट अच्छी खासी आए, एंड ओपन वेसल बोतल। उसे ओपन वेसल वाली बोतल में यूज क्यों नहीं करते, उसे क्लोज्ड सील्ड ट्यूब में या सो क्लोज सील्ड बोतल में क्यों यूज करते हैं। रीजन यही, क्लोरोफॉर्म बेटा एयर के कांटेक्ट में और लाइट के कांटेक्ट में, H मतलब लाइट के कांटेक्ट में आकर एक पॉइजनस गैस बनाती है, उसका क्या नाम है, फॉस्जीन नाम है। फॉस्जीन पॉइजनस है और यही वजह है कि क्लोरोफॉर्म का यूज करने से, एक्सेस यूज करने से इंसान मर तक जाता था, क्योंकि वो ओवर एयर के कांटेक्ट में आ गई, एयर के कांटेक्ट में आके वही क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, फॉस्जीन में, और अगर उसको किसी ने सूंघ लिया तो वो फिर नहीं बचता। बोलो क्लियर। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो क्लोरीन का था, हेलोथेन एनेस्थेटिक यूज में होता है, विच कंटेन्स फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हेलोथेन के अंदर ये तीनों टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। एक और है क्लोरेम्फेनिकॉल, ये क्या है, इसमें भी नाम आ रहा है क्लोरीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। आपकी बॉडी में जितने भी जो क्या कहते हैं उसे, मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज की वजह से चलता है ना। तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की वजह से जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल, वायरस वगैरह आते हैं वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं। अब कई बार आपकी बॉडी उनके अकॉर्डिंग नहीं कर पाती उतना रजिस्ट, तो फिर हमको क्या लेने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स। बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं होता, वो एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक में भी अलग अलग होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। इसमें स्पेक्ट्रम का यूं समझ लो रेंज, कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर रेंज के ही बैक्टीरिया को मार सकती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज के, तो उसे नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अगर वो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को मार सकती है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एंटीबायोटिक। तो ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड नाम सुना ही होगा, फीवर होता है, टाइफाइड फीवर के अंदर भी ये ट्रीटमेंट में यूज आता है। ये सारे नेम सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है या कुछ नया है, सब कुछ बुक में दे रखा है। आप चाहें तो बुक में स्टार्टिंग में देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो अब अपन बात कर रहे हैं, सीधा चैप्टर के अंदर चलते हैं। हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। देखो सबसे पहले तो मेरे इसको समझाने से पहले बात समझो, क्या आप एल्केन जानते हो,
मैथीन, एथीन, नाम सुना हुआ है? देखो जब भी कभी किसी, अभी इन सारे नेक्स्ट आने वाले सारे चैप्टर्स में होगा क्या, कार्बन चेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसी फंक्शनल ग्रुप से। द हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मैं इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी हेलोजन से, तो हाइड्रोजन क्या निकल रहा है बाहर, और उसकी जगह कौन आ रहा है, हेलोजन। तो अब जो ये कंपाउंड बनेगा, क्योंकि किससे डिराइव हुआ है, एल्केन से। किससे डिराइव हुआ है, एल्केन से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर ये एल्कीन का हाइड्रोजन निकलता और उसकी जगह एक एक्स आता, हम बोलते उसको हेलो एल्कीन। और यही अगर एल्काइन का एक हाइड्रोजन निकलता, उसकी जगह पे एक हेलोजन आता, तो वो कहलाता हेलो एल्काइन। हमारा चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्कीन की बात नहीं करेंगे, हेलो एल्काइन की बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इनको हेलो एल्कीन्स बोलते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक हाइड्रोजन आ जाए, तो ये कहलाएगा CH3 CH2X। ये भी किस कैटेगरी में आएगा, हेलो एल्केन की ही कैटेगरी में आएगा। सर कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है? यस, कोई भी निकल सकता है। अगर ये 5 कार्बन की चेन होती और 5 या 3 कार्बन में से 2 पॉसिबिलिटीज होती, आइदर इसका कार्बन का हाइड्रोजन निकले, चाहे इस कार्बन का हाइड्रोजन निकले, ये पूरा पूरा फ्री है, कहीं से भी निकल सकता है। उससे बनने वाला कंपाउंड जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, उन्हें हम बोलते थे आइसोमर्स। क्या बोलते थे, आइसोमर्स। अगर यहाँ एक्स आता है तो एक अलग आइसोमर है, और इसकी जगह यहाँ आ जाता है तो वो दूसरा आइसोमर है, जिसको हम पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ तक ओके है? तो बेसिकली होगा क्या, किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पे एक हेलोजन आके जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर एक ही जुड़ेगा, 2 नहीं जुड़ सकते? जुड़ सकते हैं। 3 नहीं जुड़ सकते? जुड़ सकते हैं। कितने भी हेलोजन जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप पीछे जो एग्जांपल पढ़ के आए उसमें 4 हेलोजन जुड़े हुए थे, जरा देखो, इससे एक Cl, इससे एक Br, इससे एक Cl और इससे। भाई मीथेन में होते ही कितने हाइड्रोजन है, और चारों के चारों किससे अलग हो गए, हेलोजन जुड़ गए और खुद निकल गए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह आके हेलोजन जुड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब अगर बात करें तो द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। एक्चुअली ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनो फॉर ऑर्गेनिक, हेलोजन फॉर हेलो फॉर हेलोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स। और यही ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के। देखो ये रहा, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इज इट क्लियर? तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स बोलते हैं। हमारा चैप्टर ही कौन सा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हमें इन्हीं की बात करनी है, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन को, जिसमें किसी तरह का एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं हो। एरोमेटिक कैरेक्टर का सबसे मेन कौन सा आता था पॉइंट, हकल रूल। हकल रूल, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ये चीज कैसे डिसाइड होती है, हकल रूल से। तो हकल रूल क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। रिमेंबर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसके पास में भी 4n+2 पाई के इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 पाई के इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। देखो जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे वो एक बार देख लो, अगर इन्होंने कहीं नहीं पढ़ रखा है तो। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसको बोलते हैं हकल रूल। सुना है बेटा कभी, सुना है या सुना है, सुना है, चलो देख लो। देखो 2-3 कैरेक्टर्स है, मैं बात कर रहा हूं बेटा एरोमेटिसिटी की, एरोमेटिसिटी की। जिन्होंने 11th में थोड़ी बहुत कमी रखी वो थोड़ा थोड़ा देखो, साथ में मैं छींटे मारता रहूंगा 11th क्लास के, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना। एक तो होता है
एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच फॉलोज हकल रूल, विच फॉलोज हकल रूल्स, पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, उनके पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। कॉन्जुगेशन का क्या मीनिंग होता है बेटा, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है या तो आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चले, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऐसा ना हो तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे फ्री लोन पेयर, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे आपका आ जाएगा फ्री रेडिकल। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक कह सकते हो। उसके अलावा भी एक दो बातें आती है, बट मेनली ये दो चीजें देखनी होती है। इसमें सबसे बेस्ट जो आता है, हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी कितनी होती है, दो, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब होता है बेंजीन और उसके जैसे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो इधर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अच्छा, इस सब को समझने के लिए एक चीज जरूरी है, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड्स है बेटा, 3 पाई बॉन्ड्स। तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यस और नो। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इस हकल रूल के अकॉर्डिंग होता है, क्या होता है, कैसे सर, हम कैसे पता चलेंगे, तो देखो जरा, आप n की वैल्यू को कुछ भी रखो, पहले रखो 0, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू क्या रखो 0, तो ये 4 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो पीछे क्या बचा, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर n = 1, तो ये हो गया 4 1 जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा अगर n = क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब जिन जिन के पास में भी ऐसे 14 18 और ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, उन सबको हम हकल रूल फॉलो करता हुआ मानेंगे, यस और नो। और उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो जरा देखो, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और कॉन्जुगेशन देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कह सकते हैं। इसी तरह से कौन आता है, नेफ्थेलीन है। ये सब के सब बेटा आपके 11th में थे। कितने पाई है, 1 2 3 4 5 5 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स 5, इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या इस कैटेगरी में आ रहा है, कहीं पे आ रहा है। साथ ही इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, वापस डबल के आगे वापस सिंगल, डबल सिंगल, ये अल्टरनेट मैनर में चलता रहेगा, तो इसको हम एरोमेटिक कहेंगे। ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं बताया जो 11 में नहीं बताया जाएगा। सब कुछ थे हमारे पास, अगर याद नहीं था तो मैंने आपको ये थोड़ा क्लियर कर दिया। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ थोड़ा सा हमारे टॉपिक पे वापस। देखिए, तो हेलो एल्केन्स हो गए। हेलो एल्केन्स क्या थे, एलिफेटिक कौन होते हैं, जो एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो नहीं करते। एलिफेटिक में कौन आते हैं, साइक्लिक, ए साइक्लिक, कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन। एलिफेटिक जनरली क्या यूज होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन वाले जितने भी कंपाउंड्स है जिनमें एरोमेटिक की कंडीशंस नहीं लग रही है, वो सब क्या हो जाते हैं, एलिफेटिक्स हो जाते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए, साइक्लिक हो सकते हैं ये ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब अगर आप मैं बात करूं, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। और अगर यही मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ओनली प्रोपेन। तो ये हो जाएगा ए साइक्लिक और ये हो जाएगा साइक्लिक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और हेलो एल्केन्स को जनरली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो हमने बता दिया CH3 के साथ में ये देखिए आपने X लगा दिया, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी आपको बताया था। तो हेलो एल्केन्स में कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और उसकी जगह कौन आ सकता है, हेलोजन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो एल्केन क्या चीज है, समझ में आई। अच्छा, हेलोजन की जगह पे कौन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी आ सकता है। बोलो क्लियर। अब देखो
हेलो एरीन्स क्या चीज है? तो जैसे बेंजीन रिंग में से भी अगर एक हाइड्रोजन, देखो बेंजीन रिंग के पास कितने होते हैं? टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए C6H6 बोलते हैं। सेम लॉजिक है, जैसे वहां से हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन लाया था, ठीक वैसे ही अगर यहां से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उसकी जगह एक हेलोजन आता है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हेलो एरीन हो जाएगा। तो हेलो एरीन बेसिकली क्या है? बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह हेलोजन आ जाए तो वो हेलो एरीन है। क्या सर यहां पर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं? यस, एक से ज्यादा 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन रिमूव होकर 6 के 6 हेलोजन लग सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए, तो हेलो एरीन्स एटलीस्ट one hydrogen atom in an aromatic hydrocarbon is replaced by the halogen atom. Generally the halogen atom attached to a sp2 hybridized carbon. क्या ये बात समझ में आई? देखो बेंजीन रिंग का हर कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन अगर आप बात करो हेलो एल्केन की, अभी आप पीछे पड़ गया है। देखो आपने क्लियरली बोल दिया है कि ये हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो। और अगर ये हेलो एल्केन है तो ये कार्बन कैसा होना है? 101% sp3 ही, एंड दैट इज वाई हमने इसको नाम क्या दिया है? एल्केन। हेलो एल्केन। और एल्केन्स में कार्बन क्या हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एल्कीन में sp2, एल्काइंस में sp। इज इट क्लियर? ये पहले से आपने पता होगा आप लोगों को। तो हेलो एल्केन्स में कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड जिसके साथ हेलोजन जुड़ रहा है। हेलो एरीन्स में हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ता है वो सारे एक कहां पर है? क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का? 2 बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम्स वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मतलब क्या समझे कि आपके उस कंपाउंड में हाउ मेनी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर देयर। अगर किसी कंपाउंड में एक ही हेलोजन एटम आ रहा है, हेलोजन एक कब आएगा? जब एक ही हाइड्रोजन जाएगा। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो एक हेलोजन आएगा। ऐसे केस में उसको हम 3 से 4 कैटेगरी अलग अलग बना सकते हैं। मेन बेसिकली 3 बनाते हैं। एक कहलाता है बेटा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो में 1 हेलोजन एटम। मोनो का मतलब क्या हो गया? तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास ओनली क्या है? 1 हेलोजन एटम है, लाइक CH3Cl हो गया, CH3CH2Cl हो गया, CH3CHCl या CH3 ऐसे हो गया। सबके पास कितने हेलोजन एटम्स है? 1। तब उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन्स। दूसरा आपका बन जाता है डाई हेलो एल्केन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कितने होंगे? 2 होंगे। वो दोनों एक ही कार्बन के साथ हो सकते हैं, वो दोनों 2 पड़ोसी कार्बन के पास भी हो सकते हैं, इवन वो फर्स्ट एंड लास्ट या किसी भी कार्बन के पास हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ये सबके एग्जांपल्स हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। और दूसरे को हम लोग पॉली में डाल देते हैं, पॉली हेलो एल्केन। अब इसमें सब आ गए। अब ऐसे तो मैं ट्राई डेट्रा पेंटा ऐसे तो करने से रहा, तो पॉली में क्या आ गया? ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन। अब कुछ भी इसमें करते रहो तो वो दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, देखो पहला कौन सा बना? मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, जैसे एल्केन होता है वैसे एलीन भी होता है। मोनो हेलो एरीन, इसमें एक ही हेलोजन होगा। तो ये दोनों में साथ साथ बता रहे हैं अपन, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन, और पॉली हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एरीन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे उसमें से पहला क्लास बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन एटम्स के नंबर के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि जो हेलो एल्केन्स है वो मेन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हमारे पूरे कोर्स में इसी की ही बात होगी। हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे, वो भी मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरीन्स के पढ़ेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे तो वो मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन्स की पढ़ेंगे। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरीन्स की कोई 1-2 एग्जाम्पल आएंगे, बट इनका कोई फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर या इनकी कोई रिएक्शन, प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ने वाले, ये हमारे कोर्स में नहीं है। और पॉली की भी बात हम नहीं करने वाले। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखो।
अभी अगर हम बात करें वापस मोनो एलो एल्केन की, तो मोनो एलो एल्केन में देखो हमने क्या बताया, एक हेलोजन एटम होगा। अब चाहे वो एक हेलोजन एटम किसी स्ट्रेट कार्बन चेन का हो, चाहे किसी साइक्लिक का हो, चाहे किसी साइक्लिक का हो, याद रखना ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, क्या यहाँ पाई बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेशन है, क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रही है, तो एरोमेटिक नहीं है, दैट्स ऑल। आप ये चीज करने के लायक होने चाहिए कि एरोमेटिक कब है और कब नहीं, ये पहचानना आपको आना चाहिए। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसकी जगह कौन आ गया, हेलोजन। तो अभी ये बन गया मोनो हेलो एल्केन। इज इट क्लियर? ठीक है। डाई हेलो एल्केन की बात करें तो मैंने अभी एग्जांपल भी दिए थे, दो कार्बन एटम्स पड़ोसी हो सकते हैं, एक ही कार्बन एटम से भी दो हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह कौन आ सकता है, हेलोजन एटम, तब भी ये क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, तो देखो मोनो हेलो एल्केन्स क्या बोला आपने, जिनके पास ओनली वन हेलोजन एटम है। क्या है, वन हेलोजन एटम। इसको वापस हम लोग क्लासिफाई करते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, इनकी वापस क्लास कितनी है, तो सुनो, नाम तो मोनो ठीक है, लेकिन मोनो को हम वापस कई तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक कहलाएगा आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, या इसको साइड में लिख देते हैं, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। प्राइमरी के बाद में कौन आ जाएगा, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, और क्या आ जाएगा, टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। प्राइमरी कब बोलना, अब ये भी सुनना अगर 11th का नॉलेज क्लियर नहीं है तो। पहली बात तो आपको कार्बन्स में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन क्या होता है। अगर आपका कोई कार्बन एटम, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूं, देखो इसको भी आप अच्छे से समझ लो, ये कोई एक कंपाउंड है। अगर आपका कार्बन जिसकी बात आप कर रहे हो वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, इफ द कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन, देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, जो कार्बन आगे नेक्स्ट जितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है वो इससे जुड़े हुए, तो ये 1 डिग्री हुआ। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, 1 and 2, दैट इज वाई ये कौन सा डिग्री का हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 3, ये कैसा डिग्री का हो गया। और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन तो 4 डिग्री आपके पास होते हैं, कार्बन तो आपके पास 4 डिग्री होते हैं, लेकिन हेलो एल्केन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट एक जगह पे तो हेलोजन को लाना पड़ेगा। तो याद रखना, क्वार्टरनरी हेलो एल्केन्स जैसी कोई चीज नहीं होती, क्वार्टरनरी हेलो एल्केन जैसी कोई चीज नहीं होती है। बोलो क्लियर है? अब देखो आगे, अब आगे देखो, अगर बात करो इसकी तो बताओ ये कैसा डिग्री का हो गया, बिकॉज आगे नेक्स्ट कार्बन कितना है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इवन अब कोई सा भी बड़े से बड़ा, ये भी क्या होगा, मैं अभी भी बता देता हूं, आप ये मत सोचना कि इसके आगे तो 2 है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मेरे लिए ये कौन हुआ, 1 डिग्री। इज इट क्लियर? दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा आपका है डाई हेलो, देखो सेकेंडरी, अच्छा प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। 2 डिग्री की क्या कहानी है, यही सेम जो भी आपने अभी सीखा, द हेलोजन एटम शुड बी अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम, एंड 2 डिग्री कार्बन आर दोज विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। अगेन टर्शरी या 3 डिग्री किसे बोलेंगे, तो यहां पर आपका
हैलोजन एटम डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा डिग्री का होना चाहिए बेटा? 3 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज यहाँ कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से? 3। तो इसका मतलब ये कौन से डिग्री का कार्बन हुआ? 3 डिग्री कार्बन हुआ। तो इस कैटेगरी में अच्छा सबके पास 1 हेलोजन एटम है ना, तो है तो सबके सब मोनो हेलो एल्केन, और मोनो हेलो एल्केन की वापस कितनी कैटेगरी बन गई? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इज इट क्लियर?